फ्री रेडिकल चल रहा था, है ना? दिखाओ एक बार। लिखो कार्बीन। कार्बीन बहुत डिटेल में नहीं करना है इसको। कार्बीन, कार्बीन क्या होता है? ये डाईवेलेंट या बाईवेलेंट रेडिकल होता है। बाईवेलेंट रेडिकल होता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे ये है CH2, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में है 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6 है ना? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अंडरस्टूड है? ठीक है, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बीन इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनेगा। ऑब्वियस है, देखने में मालूम चल रहा है कि भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना? तो अनस्टेबल होगा, आइसोलेट तो कर ही नहीं सकते रूम टेम्परेचर में इसको। जैसे बनेगा कैसे? जैसे CH2N2 है, हीट करोगे तो N2 निकल जाएगा, कार्बीन बन जाएगा N2, ठीक है। या CHCl3 है, आप हीट करोगे KOH की प्रेजेंस में तो CCl2 बन जाएगा प्लस HCl, ठीक है। बनेगा कैसे, कौन सी मैकेनिज्म होगी, हम एलिमिनेशन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन, CHCl3 हीट कर दिया तो CCl2 प्लस HCl बन गया, है ना? तो CHCl3 को हीट करोगे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो CCl2 प्लस HCl डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। बेटा कार्बिन होता है दो तरह का, कार्बिन 2 टाइप का होता है। कौन सा? सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, और ट्रिपलेट कार्बिन क्या होगा? ऐसे, ऐसे। ट्रिपलेट कार्बिन, कार्बिन दो तरह का हो गया, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखो सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन कैसे? ये H, इसमें 2 p ऑर्बिटल है ना, तो एक p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, ये सिंगलेट कार्बिन है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2, और शेप क्या होगी इसकी? बेंट हो गया ना, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। शेप होगी बेंट, बेंट, ठीक है। इसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही p ऑर्बिटल में है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही p ऑर्बिटल में है, sp2 हाइब्रिडेशन है। और ये जो लोन पेयर है, जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, भाई इतना ध्यान रखना है। दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन क्या होगी? इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे दोनों वो अलग अलग p ऑर्बिटल में होंगे, अलग अलग p ऑर्बिटल में होंगे। इसमें हाइब्रिडेशन होती है sp, sp हाइब्रिडेशन में, इसमें हाइब्रिडेशन sp होती है। कल एक ये क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आउटर सर्किट में कहाँ से कहाँ होता है। तुम लोग भी ध्यान रखना, कल उसका मुझे आंसर बताना है ना? आउटर सर्किट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, हाँ जहाँ भी हो, आउटर सर्किट में, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो किधर होगा और इनर किधर होगा। दूसरा गैल्वेनिक सेल में आउटर में फ्लो किधर होगा और इनर में फ्लो किधर होगा। इनर में तो आयंस का फ्लो होता है, सॉल्यूशन में किसका होता है? आयंस का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन को देख के क्लियर करके बहस करके आपस में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, और उसको लिखना है। अब देखो जनरली सिंगलेट और ट्रिपलेट में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बोलो। ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही p ऑर्बिटल में आ गए तो रिपल्शन ज्यादा है ना, और ट्रिपलेट में अलग अलग p ऑर्बिटल में है तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। जो ये नॉर्मल कार्बीन है, CH2 कार्बीन है, जनरली सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम होगी और ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ट्रिपलेट में हंट्स रूल फॉलो कर रहा है ना, अलग अलग p ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं विद पैरेलल स्पिन, तो अलग अलग p ऑर्बिटल में है तो रिपल्शन है कम, ठीक है।
पर केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है। CF2 और CCl2, डाइफ्लोरोकार्बीन और डाइक्लोरोकार्बीन। डाइफ्लोरो डाइक्लोरो में ये CCl2, डाइफ्लोरो डाइक्लोरोकार्बीन में स्टेबिलिटी सिंगलेट की ट्रिपलेट से ज्यादा हो जाती है, ये लिख लेना, ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना, लिख लो जरा, ध्यान रह जाएगा। इन दोनों में सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज्यादा होती है। सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज्यादा होती है। सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज्यादा ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी लिख लो। प्रॉपर्टीज, एक तो ये इंसर्शन रिएक्शन शो करता है ना, इंसर्शन रिएक्शन जो है सिलेबस में वही वाली बताऊंगा मैं आपको। इंसर्शन रिएक्शन शो करता है, जैसे बेटा डबल बॉन्ड है ये, है ना, डबल बॉन्ड है और इसके अंदर आपने CH2 कार्बन ले ली। ठीक है, आप तो ले नहीं सकते CH2 कार्बन, ये तो अनस्टेबल है, तो हमें किस फॉर्म में, जैसे ये CH2N2 ऐसे हीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, CH2 कार्बन बनेगी, ये डबल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाएगी। इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह नहीं आती, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर इसमें डाल देना तो ये और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। मजा तो आएगा लेकिन आना ही नहीं तो हमें करना नहीं है, छोड़ देना, कहीं मिले पुराने नोट्स वगैरह में भी, या मैंने कराया पिछले साल, छोड़ देना, जरूरत नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं इसकी सिलेबस के अंदर। ठीक है भाई, तो ये इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। अगर मैं इसको सिस ट्रांस ले लूं ना तो फिर वो स्टीरियो केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो अगर C डबल बॉन्ड C है तो C डबल बॉन्ड C में इंसर्ट कर जाएगा। करेगा क्यों, समझ रहे हो आप, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके अंदर घुस जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे के पूरे। और ऐसे ले नहीं सकते, आपको CH2N2 या किसी कंपाउंड की फॉर्म में लेना पड़ेगा, बीच में रिएक्शन के बीच में बनेगा, जाके घुस जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। ऐसे अगर ये होता है, जैसे देखो CH3 COOH है ना, और आपने एक कार्बन ले लिया है CH2N2, क्या बोलते हैं इसको, डाइएजोमीथेन CH2N2, तो क्या बनेगा, आप बीच में पढ़ोगे, क्वेश्चन आएंगे, तो ये एस्टर मिल जाता है। कौन से बॉन्ड में घुस गए, OH बॉन्ड के अंदर इंसर्ट कर गया, किस में इंसर्ट कर गया है, OH बॉन्ड में इंसर्ट कर गया, तो ये इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा, है ना। ठीक है भाई, ये CH2N2 डाइएजो मीथेन के साथ हीट कर दिया, इंसर्शन रिएक्शन शो कर गया। ठीक है, और बनती कौन कौन सी रिएक्शन में एक बार देख लेते हैं ना। बनती होंगी बहुत सारी रिएक्शंस में, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही रिएक्शन है जिसमें कार्बीन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, चलो 2 रिएक्शन है हमारे सिलेबस में जिसमें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, बनता है, वो याद कर लो अभी कौन कौन सी, रेमर्टीमेन और कार्बाइलमीन रिएक्शन। बनता तो औरों में भी होगा, वो सिलेबस में नहीं है। कौन कौन सी, लिख लो, और डाइक्लोरोकार्बीन ही है, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये सिंगलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आ जाता है, याद रखना है ना, क्योंकि सिंगलेट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इसकी। और 2 रिएक्शन हमारे सिलेबस में, उन दोनों में ये इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। एक तो रेमर्टीमैन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी है, कार्बाइलमीन। क्या होती है रेमर्टीमैन रिएक्शन, आगे इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। OH, इसकी रिएक्शन CHCl3 और KOH। देखो CHCl3 KOH साथ में मिलेगा ना कहीं भी तो डाइक्लोरोकार्बीन बनाएगा, अल्कोहलिक KOH है, CHCl3 अल्कोहलिक KOH। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाती है, OH और CHO, सैलिसल्डिहाइड। कैसे बनती है ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या होती है, कार्बाइलमीन रिएक्शन। कार्बाइलमीन रिएक्शन में क्या होगा, कार्बाइलमीन रिएक्शन में क्या होती है, याद है, RNH2 प्राइमरी मीन की रिएक्शन, CHCl3 प्लस KOH क्या बन जाता है, RNC बन जाता है ना।
RNC बन जाता है, RNC। हाँ जी। स्टेबिलिटी सिंगलेट की ज्यादा होती है, किसमें? डाइक्लोरोकार्बिन और डाइफ्लोरोकार्बिन में, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। याद रखना भाई इतना ही बहुत है, कार्बिन में ज्यादा चक्कर में ना पड़ना। हटा दूं इसको, हटा दूं। नाइट्रीन लिख लो, नाइट्रीन। नाइट्रीन, नाइट्रीन सिर्फ एक ही रिएक्शन में बनती है जो हमारे सिलेबस में है, भाई इतना ही पढ़ना है। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की रिएक्शन, बनती कैसे, कुछ ना पढ़ना, ठीक है। बस एक ही रिएक्शन है जिसमें नाइट्रीन बनती है, और वो है, घूर रहे हो, बताओगे? अरे सबने पढ़ी हुई है, एक ही रिएक्शन है और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पढ़ाई जाती है, मैकेनिज्म भी बताई जाती है। हॉफमैन, कौन सा हॉफमैन? ब्रोमामाइड रिएक्शन है ना, देखो ऑनलाइन वालों ने बता दिया सारा। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन तुम्हें पता है सारा, पर परत जम गई ना, कुछ के ऊपर डिप्रेशन की परत जम गई है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसमें ये इंटरमीडिएट बनता है, बस इतना ही। क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड? होता क्या है नाइट्रीन? RCON, ये है अनस्टेबल, ये इंटरमीडिएट होगा, ये बताओ, है अनस्टेबल, इंटरमीडिएट होगा? होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। भाई नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या इनकम, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो रिएक्शन के बीच में बनेगा और बन के खत्म हो जाएगा। जहां भी नाइट्रीन बनेगा, बनते ही इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, ध्यान रखना। और रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल होने के लिए ये खुद सेल्फ रीअरेंजमेंट होता है, R इधर, लोन पेयर इधर, और ये क्या बन जाता है? RNCO, एल्काइल आइसोसाइनेट। ये भी इंटरमीडिएट होता है, पर इससे ज्यादा लाइफ स्पेन टाइम होगा इसका। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, तो जहां आपको नाइट्रीन मिलेगा तो क्या कर दोगे? रीअरेंजमेंट कर दोगे, रीअरेंजमेंट कर दोगे, ठीक है। देखो, तो नाइट्रीन से क्या बन जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनेट। जब भी ये बनेगा इसमें कन्वर्ट कर दोगे, और एक ही रिएक्शन है, बाकी हम पढ़ाएंगे नहीं जिसमें है। जो सिलेबस में वही कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, उसमें ही बनता है ये, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जैसे ये है RCONH2, ये ना, इसकी रिएक्शन Br2 और KOH क्या बन गया? RBr प्लस NaBr प्लस CO2, जो भी बन रहा है ना, प्लस NaBr प्लस CO2 RNH2, सॉरी क्या बन जाता? RNH2, RNH2, ठीक है। इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, वो हम पढ़ेंगे आगे जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बस खत्म, ये इंटरमीडिएट इतने। चलो भाई, ये हमारा बेसिक चीज खत्म हुई। इसमें हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, उनकी एप्लीकेशन। CO2 क्या, वैसे K2CO3 बनता है, Na2CO3, KOH लिया तो K2CO3, ठीक है, सही कर लो। ये आएगा KBr, है ना, गलत कर दिया, KBr प्लस K2CO3, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए? कितने Br के मोल चाहिए, कितने KOH के मोल यूज हो रहे होंगे, है ना, वो मैकेनिज्म से मालूम चल जाएगा जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी बेसिक खत्म हो गया, एसिड बेस खत्म हो गया हमारा, क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने एसिड बेस के, और ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे क्योंकि हमने सारा डिस्कस कर लिए थे, एक्सेप्शन वगैरह। कोई क्वेश्चन किसी किताब का आपका बचेगा नहीं, अगर आपने नोट्स करने के बाद प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हर तरह के हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब क्या करना है आपको, जैसे मैं जो रिएक्शन का, क्या
न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसमें कर लेंगे आगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कर दूंगा, ठीक है। बेंजाइन रह गया, लो बेंजाइन भी, बेंजाइन कर लो, एक इंटरमीडिएट बच गया बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन, बेंजाइन भी हमारी दो रिएक्शन है सिलेबस के अंदर जिनमें इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। बेंजाइन है क्या, ये बेंजाइन है, ये बेंजाइन है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लो जल्दी जल्दी। सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ऑल एटम, देखने में लग रहा है sp होगी, ऑल एटम, कार्बन एटम है ना, हाइड्रोजन की तो हो ही नहीं सकती ना, ऑल कार्बन एटम आर sp2 hybridized, sp2 hybridized, all carbon atoms are sp2 hybridized। देखो 6 मेंबर्ड रिंग या 7 मेंबर्ड रिंग तक, अप टू 7 मेंबर्ड रिंग, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, 8 के बाद आना स्टार्ट हो जाता है ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि sp कार्बन कभी भी ट्विस्ट नहीं हो सकता, मतलब एंगल 180 से कम नहीं हो सकता उसमें, तो 180 बन ही नहीं सकता 7 कार्बन तक, 6 कार्बन तक, तो फिर इसमें क्यों आ गया, है ना, मतलब sp हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना, ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड बनता है ये वाला, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये रिएक्शन के बीच में बनेगा, जैसे यहाँ Cl होगा, H होगा, ये दोनों निकले और बॉन्ड आ गया, रिएक्शन के बीच में बनेगा, ये लाइफ स्पेन टाइम बहुत कम होगा, बनेगा बनते ही खत्म हो जाएगा, पर बन रहा है इसका मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है, चाहे कम समय के लिए कर रहा हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp, पर यहाँ sp नहीं होती, क्या होती है, sp2 होती है, ठीक है, sp2 होती है, ध्यान रखना इसको, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, आ जाता है जल्दी में, गलती कराते हैं हम लोग। ये एरोमेटिक होता है, अब आप कहोगे सर एरोमेटिक होता है तब तो ये स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन सारे एरोमेटिक, ये थोड़ा सारे एरोमेटिक बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, अगर ये आ गया कि ऑल एरोमेटिक आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, ठीक है। ये एरोमेटिक है लेकिन लाइफ स्पेन टाइम क्या है इसका, बहुत कम है, तो बेंजाइन एरोमेटिक हो गया, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है या पाई होता है, सिग्मा होता है ऑलवेज, हमने लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है, ठीक बात है। तो ये कैसा लग रहा है कि पाई होगा, लेकिन क्या बोलोगे इसको, सिग्मा, इसमें सिग्मा कैरेक्टर है। सर sp2 से पहले क्या लिखा हुआ है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये लिखा हुआ है, हाँ। अब इसके अंदर देखो ये है, ये क्या एग्जिस्ट करेगा, करेगा ही नहीं ये, भाई यहाँ तो sp हाइब्रिडाइज होनी चाहिए लेकिन हो ही नहीं सकती इसमें, तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, साइक्लोहेक्साइन नहीं करता है, पर बेंजाइन करता है, चाहे कम समय के लिए करे, इंटरमीडिएट है पर ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब ये कौन सी रिएक्शन में बनता है वो भी लिख लो जरा, देखो जैसे ये आर है और ये X है H, और हमने NaNH2 और अमोनिया लिया, इसकी प्रेजेंस में हीट कर दिया, ठीक है, तो इसमें ये प्रोडक्ट बनती है R, कोई भी ग्रुप हो गया, और ये NH2 प्लस R और यह NH2, ऑर्थो पे भी और मेटा पे भी लग गया, ऑर्थो पे होगा या मेटा पर होगा, कौन सा मेजर होगा वो आगे मैकेनिज्म में आएगा। इस रिएक्शन में NaNH2 अमोनिया या KNH2 अमोनिया, इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, XaH है, XClBrI कुछ भी हो सकता है, और ये प्रोडक्ट बनती है इसमें, ठीक है।
इसके बीच में जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन। मैकेनिज्म पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि ये बनेगी मेजर या बनेगी मेजर, बनेंगी दोनों, कौन सी मेजर कौन सी माइनर होगी वो मैकेनिज्म में आएगा, आगे सारा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएक्शन के बीच में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कहीं डालो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी रिएक्शन है पहले लिखो, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पहली पढ़ेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दूसरी, इसके दो टाइप होते हैं, एसाइलेशन अल्काइलेशन। सेकंड नाइट्रेशन। थर्ड सल्फोनेशन। फोर्थ बताओ भाई बाकी हो, कॉल्ब्स, कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन अलग होती है और एक कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस होती है। कॉल्ब्स रिएक्शन 5, रेमर-टिमैन रिएक्शन, छह, रेमर-टिमैन के बाद एजो कपलिंग रिएक्शन। तो मैं सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगे फ्रीडल क्राफ्ट से जो आ सकते हैं, आए हुए हैं, तो नोट्स अच्छे से करते जाना, ठीक है। इसी में कवर करेंगे, बार बार नोट्स पढ़ना, सारी चीज कवर हो जाएंगी। हाँ, फ्राइज रीअरेंजमेंट भी होता है। और इससे पहले कोई फ्रीडल क्राफ्ट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। 7 हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। 8 गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। हाँ, गेटरमैन कोच 9, गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। एन क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना, कोई और नहीं है, इतनी है, फ्राइज री अरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये 10 है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो आ जाता है टाइप, याद भी रखना है आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये 10 है, इनके टाइप भी पूछ लेते हैं। चलो इन डालो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक बड़ी अच्छी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ पूरी रहती है, ऑनलाइन वालों की भी। 51 है तो 51 ही है, कई बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा सारा, लेकिन फिर भी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक नाम से मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और एरोमेटिक में जाके अटैक कर रहा होगा। ये सब्स्टिट्यूशन है तो किसी को हटा के लग रहा होगा, नाम से मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो एरोमेटिक कंपाउंड पर जाकर अटैक कर रहा होगा और किसी दूसरे को हटा रहा होगा, तब जुड़ रहा होगा। तो ये क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, EAS, ठीक है भाई। एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल E+ जाके अटैक करेगा और वो स्लो स्टेप में अटैक करेगा, इसलिए नाम दे दिया इसको। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा।
अब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक क्यों कर रहा है? बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इट हैज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है पर स्लो स्टेप में करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा ये, यही होगा सारी रिएक्शन में, ऐसा ही होगा। ये ई आ गया, यहाँ प्लस आ गया और डबल बॉन्ड ये आ गया और ये, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बड़े क्वेश्चन आते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर। नीचे आएगा, देखो ये यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा ई, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रेजोनेंस तो है पर हाफ रेजोनेंस है, ठीक है, तो ये तो इंटरमीडिएट है, थोड़े समय के लिए बनेगा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कोई और नाम भी होता है इसका? बताया होगा, एरेनियम आयन भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, एरेनियम आयन। और कोई नाम भी है एरेनियम आयन के अलावा? एरेनियम आयन, चलो, तो ये क्या बोलेंगे? एरेनियम। एक नाम और होता है क्या? एम कॉम्प्लेक्स नहीं होता, गलती कर दी तूने, पाप कर दिया है। एम कॉम्प्लेक्स क्या क्या? वीलैंड कॉम्प्लेक्स, एक नाम और होता है इसका, वीलैंड कॉम्प्लेक्स, वीलैंड, वीलैंड कॉम्प्लेक्स और बोलते हैं इसको। नाम से आएगा एरेनियम या सिग्मा, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, पर इसको वीलैंड कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। कभी आ जाए, घूम जाए हम, तो इसलिए लिखा दिया वीलैंड कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान रखना, देखो ये स्लो स्टेप है ना, तो इसी पर रेट डिपेंड करेगा। जितनी भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जितनी भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, सब में स्लो स्टेप कौन सा होगा? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो हम इलेक्ट्रोफाइल को देखेंगे, इसको देखेंगे, दोनों आ रहे हैं ना स्लो स्टेप में। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, जितनी ज्यादा होगी, मान लिया इससे भी हम कंफ्यूज हो गए, चारों ऑप्शन में सेम दिखाई दे रहा है कि क्या बनेगा, तो फिर आप इसकी स्टेबिलिटी देखोगे, है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखोगे। सेकेंड स्टेप होता है इसमें, फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। फास्ट पर रेट डिपेंड नहीं करता। अब ये फास्ट क्यों है? क्योंकि जल्दी से एरोमेटिक होना चाहेगा। अभी एरोमेटिसिटी इसकी खत्म हो गई, तो ये कैसे होगा? यहां से H निकलेगा। H अपने आप थोड़ा निकलता है, H को तो कोई निकालेगा। अब ये E प्लस है, थोड़ा ना आपको E प्लस आइसोलेट कर लिया और आपने डाल दिया, E प्लस भी रिएक्शन के बीच में बनेगा। अब E प्लस बनेगा तो कोई माइनस वाला हटा होगा इससे, माइनस वाला तो सॉल्यूशन में होगा, वही माइनस वाला बेस की तरह बिहेव करेगा और H को हटा लेगा। और वो कितना भी वीक बेस हो तब भी H को हटा सकता है, क्योंकि यहाँ तो मरा जा रहा है अपने आप को स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो कोई भी और माइनस चार्ज कम बेसिक भी होगा तो H को हटा लेगा, और H हटेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा। H प्लस यहाँ क्या आएगा? माइनस, और माइनस प्लस क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ये गेन ऑफ एरोमेटिक करेक्टर वाला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखना पहले, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा? बेंजीन का एल्काइलेशन होगा, RCl AlCl3 हीट कर दिया तो क्या बन गया? ये R एल्काइलेशन। तो ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैटलाइज्ड ए और आएगा ना, कैटा, कैटलाइज्ड, CATALY, कैटलाइज्ड वाई। लुईस एसिड, लुईस एसिड कोई भी हो सकता है, एनहाइड्रस AlCl3 हो सकता है, BF3 भी ले सकते हो, FeCl3 भी ले सकते हो, SbCl5 भी ले सकते हो, एटसेट्रा। एंड प्रोटिक एसिड H2SO4 भी ले सकते हो, H3PO4 भी ले सकते हो, ठीक है, HF भी ले सकते हो, एटसेट्रा। पर कौन सा कब लेना है वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय
Lewis acid in most of the cases, and in some cases protic acid, but in some cases protic acid. सर एनहाइड्रस ही क्यों लेते हैं? एनहाइड्रस देखो, एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाएगा, क्योंकि अगर एनहाइड्रस नहीं लेंगे, हाइड्रेटेड लेंगे, तो AlCl3 की लुईस एसिडिक पावर कम हो जाएगी। अगर मॉइस्चर होगा तो ये लोन पेयर ले लेगा AlCl3 से। हमने तो इसलिए रखा है ना ताकि Cl से लोन पेयर ले, Cl के लोन पेयर Cl को हटा ले और R प्लस बन जाए। लेकिन अगर आप हाइड्रेटेड ले लोगे तो क्या होगा, या मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, तो इसकी लुईस एसिडिक पावर कम हो जाएगी। इसलिए क्या लिया जाएगा हमेशा, एनहाइड्रस, टू एनहेंस लुईस एसिडिक पावर। ठीक है, एनहाइड्रस लिया जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म देख लो जरा जल्दी से। सबकी मैकेनिज्म सेम होगी, जितनी भी ES रिएक्शन होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जितनी भी होंगी, सब में सेम मैकेनिज्म होनी है। क्या होगी, RCl AlCl3 से रिएक्शन कराओगे, ये लोन पेयर, तो क्या बन जाएगा, R प्लस AlCl4 माइनस। वैसे तो ना इसको ऐसे बनाना चाहिए मुझे थोड़ा और समझाने के लिए, R Cl AlCl3 माइनस और ये प्लस, आयन पेयर, इसको बोलते हैं आयन पेयर। AlCl3 Cl को अपनी तरफ खींचेगा, आयन पेयर। ये R आइसोलेट तब होगा जब R ज्यादा स्टेबल हो, टर्सरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी होगा तो ये आइसोलेट नहीं होगा, कम स्टेबल होगा तो आइसोलेट नहीं होगा, आयन पेयर की फॉर्म में रहेगा। न्यूक्लियोफाइल जब ड्यूरिंग अटैक अलग हो जाएगा। यहाँ भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, जहां कहीं और ज्यादा मिल रहे होंगे, यहाँ से हट के वहां चला जाएगा, है ना। तो पूछ सकते हैं कि कब आइसोलेट होगा, कब आइसोलेट नहीं होगा। अगर आइसोलेट नहीं होगा तो फिर रीअरेंजमेंट भी नहीं होने का। ठीक है, पर AlCl3 बहुत अच्छा लुईस एसिड है, ये Cl को हटा लेता है, CH3 प्लस को छोड़कर सेकेंडरी टर्सरी वाले आराम से आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट होंगे तो रीअरेंजमेंट भी होगा। इसको क्या बोलते हैं, आयन पेयर। अटैक करने वाली, अटैक करने से जस्ट पहले वाली जो वो होगी पोजीशन, उसको बोलेंगे आयन पेयर। वैसे ट्रांजिशन स्टेट है आयन पेयर। ठीक है, देख लिया इतना, हर एक जगह होगा ये। अब जब स्टेबल होगा तो ये आइसोलेट हो जाएगा, R प्लस और AlCl4 माइनस। स्टेबल होगा तो आइसोलेट हो जाएगा, नहीं होगा तो इसी फॉर्म में रहेगा, वैसे ही अटैक करेगा। आइसोलेट होने के बाद क्या करेगा, फिर ये अटैक करेगा। लिखते जाओ साथ साथ, याद हो जाएगा। R प्लस, ये स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, वीलेंट कॉम्प्लेक्स, वीलेंट कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये R हो गया, H हो गया प्लस चार्ज। इसके बाद क्या होगा, फिर यहां से एरोमेटिक कैरेक्टर H निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। देखो पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया बेंजीन पर, वो स्लो स्टेप है, और फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो, लिख लिया भाई, देखो भी आगे। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे इसके। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन प्लस RCOCl AlCl3, तो ये एसाइल ग्रुप लग जाता है, RCOR। देखो मैकेनिज्म एक बार जल्दी से लिख लो, देख लो। RCOCl AlCl3 हीट, तो पहले बनता है ये RCO प्लस, और स्टेबल है कार्बोकेटायन, आसानी से बन जाता है ना। आप कहोगे क्यों बनेगा भाई आसानी से, यहाँ तो लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना चाहिए, ये तो बनना नहीं चाहिए आसानी से, क्योंकि रेजोनेंस तो हो रहा है पर इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ 3p है और यहाँ 2p है।
है ना। अगर यहाँ फ्लोरीन होता तब टफ होता, क्योंकि 2p होता, यहाँ 3p में लोन पेयर है, यहाँ 2p खाली करोगे आप, तो 3p 2p में इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग। जो एसाइल कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है ना। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा RCO+, ठीक है। पी पाई बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर p खाली है और इस पर लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा पी पाई बॉन्डिंग। चलो भाई आगे देखो, चलो एग्जाम्पल करो। उसके बाद सेम ही है, ये जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल करो, ये पहला CH2 डबल बॉन्ड CHCl AlCl3, दूसरा जल्दी जल्दी करना है प्लस Cl AlCl3, तीसरा AlCl3, चौथा एनाइड्रस AlCl3, पांचवा FeCl2। चलो अभी इतनी, छठा भी लिख लेते हैं, BF3। सर पहले दो में इलेक्ट्रोफाइल अनस्टेबल बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ये लिखा है तन्नू ने, बना लिया ना। चलो करते हैं डिस्कस। पहले में AlCl3 अगर Cl को हटाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हटा ही नहीं पाएगा, बड़ा इतना बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, Cl हटेगा ही नहीं, AlCl3 हटा ही नहीं पाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो AlCl3 हटा ही नहीं पाएगा। विनाइल कार्बोकेटायन बड़ा अनस्टेबल है तो बनेगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन, टूडलक्राफ्ट नहीं होगी। सेकंड में भी नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ब्रिज हेड कार्बन, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है ना, अनस्टेबल है। AlCl3 क्या होगा, Cl हटेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन बड़ा अनस्टेबल होगा तो ये भी नहीं होगी, तीनों में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। आगे बात समझ में। फोर्थ में AlCl3 Cl को हटाएगा, बिल्कुल हटाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट, है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो बनेंगी दोनों, ध्यान रखना, लेकिन मेजर होगी ये CH3 और CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाँ, ये क्यूमीन बोलते हैं ना इसको, अभी हमने पहले फ्रिडल उसमें फ्री रेडिकल में पढ़ा था, क्यूमीन की रिएक्शन आप एरियल O2 एरियल ऑक्सीडेशन करा दो O2H न्यू, तो CH बॉन्ड के बीच में घुस जाता है O, और क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइपर परऑक्साइड। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, IIT मेडिकल KVPI सब में बार बार 1-2 साल बाद रिपीट हो जाती है रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, है ना, पढ़ेंगे फिनॉल में, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की प्रिपरेशन में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, है ना, ये बन गया क्यूमीन, क्यूमीन बोलते हैं, ये इसका कॉमन नाम है, और वैसे क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ठीक है। बनता दूसरा भी है, पर इसमें आप देखो ये आ जाओ, एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है। FeCl2 की प्रेजेंस में फ्री कार्बोकेटायन नहीं बन पाता, इसलिए मेजर प्रोडक्ट होती है CH2 CH2 CH3। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दी हुई है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, ये भी दी हुई है, तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते,
एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, रिलेटेड ही होते हैं। तो FeCl AlCl3 है, तब फ्री कार्बोकेटायन बन रहा है, जब फ्री कार्बोकेटायन बनेगा तभी रीअरेंजमेंट होगा। परमानेंट याद करो है ना, दिमाग इधर नहीं जाना चाहिए, क्लास की चीजें याद रहनी चाहिए। दोबारा बता देता हूं भाई, देखो AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, Cl को हटाएगा और फ्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये फ्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। फ्री कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अगर फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है। अब FeCl2 वीक होता है इसके कंपैरिजन में, वीक लुईस एसिड है, तो इसकी प्रेजेंस में फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, आयन पेयर की फॉर्म में रहेगा, ऐसे रहेगा CH2 CH3 CH2 CH पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, FeCl2। ठीक है, फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, बस यहां से ऐसी जब बेंजीन इसके पास आएगा तो अटैक कर जाएगा, समय नहीं मिलेगा इसको रीअरेंजमेंट होने का। सेम केस BF3 वाले केस में। अच्छा ये तो हो ही नहीं, खैर अगर ये होता CH3 CH2 CH2F और BF3 लेते, इसमें भी फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है ना, लिख लेना, मुझे वही देना था पर मैंने ये दे दिया। CH3 CH2 CH2F और BF3 हमने ले लिया लुईस एसिड, तो वो भी फ्री कार्बोकेटायन नहीं बना पाता, क्यूमीन ही मेजर, सॉरी ये वाली एन प्रोपाइल बेंजीन ही मेजर प्रोडक्ट होगी, है ना, ध्यान रख लेना, कभी आ जाए अलग से लिख लेना इसको। चलो आगे देखो, जूलॉजी बॉटनी के मिल जाएंगे आपको सारे। चलो अभी फाइनल डिसीजन लिया नहीं है बंद करने का, आप बार बार लिख रहे हो, बंद मत करना, नवनीत सर से पूछ लेंगे। CH3 CO Cl, ये तो कराई दी थी पहले, COCH3 लग जाएगा, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ध्यान रखना, एसाइल ग्रुप है ना, CH3 CO ग्रुप का एसाइल ग्रुप बोलेंगे। जल्दी करना है, सिंपल से एग्जाम्पल है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बतानी है। AlCl3 पहला, दूसरा RCl AlCl3, थर्ड C RCl AlCl3, 4 NH COCH3 CH3 RCl AlCl3, 5 NH COCH3 RCl AlCl3। बनाओ जरा जल्दी, आसान आसान क्वेश्चन है। सेकंड में इप्सो अटैक होगा, ये रजनीश पता नहीं क्यों है इतना स्कैटर्ड है। देखो भाई, सेकंड वाला AlCl3 Cl को हटाएगा प्लस चार्ज, फिर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। AlCl3 Cl माइनस को हटाएगा R प्लस, R प्लस कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि CH3 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पर इसका एक ही ड्रॉबैक होता है, R प्लस R, फिर 2 R भी लग सकते हैं, 3 R भी लगेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि CH3 क्या है, ये प्लस I और प्लस H ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 3 4 ज्यादा मिल जाती हैं, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट की परसेंटेज कम हो जाती है। ठीक है,
हाँ, अगर एसाइलेशन होता, यहाँ पर RCOCl था, ये लग गया। अब इसके बाद रिएक्शन आगे नहीं होगी, अब ये डीएक्टिवेट कर दिया रिंग को। तो बेटर क्या होता है, अगर हमें प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा चाहिए तो एसाइलेशन। अब ये CH3 है, यहाँ पे एल्काइलेशन। अगर मान लिया ये CH3 भी नहीं होता, R लगा रहे होते, तो एक R फिर दूसरा R लग जाता, फिर तीसरा R, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाती है ना। ये ड्रॉबैक है, इसका भी एक साथ लिख लेंगे, अभी मत लिखो। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर भेजता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना। अब क्यों नहीं बनता मेटा, ऑर्थो और पैरा बनता है क्योंकि जब आप बनाओगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो मेटा पर अटैक कराओगे तो मेटा वाला जो अनस्टेबल बनेगा, है ना। करेंगे इसको डिस्कस अगली क्लास में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो इसको ना देख के, व्हील एंड कॉम्प्लेक्स को देख के मालूम चलते हैं, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, RCl R प्लस Cl माइनस N कहाँ अटैक करेगा, पैरा पर। ऑर्थो और पैरा पर करना चाहिए, पर ऑर्थो पे नहीं करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। नीचे R प्लस Cl माइनस N क्या होगा, NHCOCH3। देखो प्लस R किसका ज्यादा है, NHCOCH3 का ज्यादा है, प्लस R NHCOCH3 का ज्यादा है। ये फोर्थ, प्लस R इसका ज्यादा है ना, तो ऑर्थो पे जाएगा ये, यहाँ पर जिसका प्लस R ज्यादा उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। ठंडी लग रही अमित, NHCOCH3 इसमें कहा जाएगा, ऑर्थो पैरा दोनों पर कौन सा मेजर होगा, कौन सा मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। ऑर्थो माइनर होगा क्योंकि ये NHCOCH थोड़ा बड़ा ग्रुप है, अब इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ नहीं बनने देता, है ना। और यहाँ तो इसके पास ऑप्शन है ना, तो पैरा भी जाएगा, प्लस R तो सेम ही होता है। हाँ, चलो लिख लिया भाई, आप पढ़ेंगे कल, ठीक है।